नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नियमित अध्ययन पर, जहां आज हम राजस्थान अध्ययन बुक सीरीज के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन की कक्षा 7 की बुक के इन सभी अध्यायों का वन लाइन क्वेश्चन फॉर्मेट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जो आपको आगामी राजस्थान की सभी भर्तियां, फोर्थ ग्रेड, वीडियो, राजस्थान कांस्टेबल आदि में इस राजस्थान अध्ययन बुक सीरीज से सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अध्याय फर्स्ट, राजस्थान एक परिचय। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% है। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 342 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। राजस्थान में वर्तमान जिलों की संख्या 41 है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में दिखाई देता है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है: पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी किस राज्य की सीमा लगती है? तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा एमपी मध्य प्रदेश की लगती है। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ लगती है। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, 1070 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अध्याय दूसरा, राजस्थान का इतिहास। प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था जनपद और अंचलों में। राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता है? तो मरु प्रदेश के अंतर्गत बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर आते। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से, रामायण, चरक संहिता से और महाभारत से। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु प्रदेश। जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। जांगल प्रदेश की राजधानी थी आई छत्रपुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? नागौर कहा जाता है। यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो जांगल प्रदेश से गुजरे थे। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो मत्स्य जनपद। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य जनपद वर्तमान किस क्षेत्र में आता है? अलवर, भरतपुर, जयपुर। मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया? चीनी यात्री युआन सांग ने किया। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? सूरसेन जनपद के नाम से। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया? यूनानी लेखक सिकंदर ने। कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? बयाना प्रशस्ति। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बसी? तो मालव, सीवी, अर्जुनान। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया? तो उदयपुर का पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर क्षेत्र पर। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। उदयपुर, पूर्वी और पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र को सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका। मध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? चित्तौड़ के पास नगरी से। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेदपाट, प्रागवाट। राजस्थान के भरतपुर और अलवर में किस जाति में आधिपत्य स्थापित किया? तो अर्जुनायन।
मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? नगरी टोक। मालवों की विजय का युग अभिलेख कहाँ स्थित है? नांदसा भीलवाड़ा। किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई? 5वीं सदी में हूण आक्रमण से। जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ से मिलता है। जनपद की समाप्ति के बाद ये क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जो मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। प्राचीन सीवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियां रही है? तो मेवाड़ की कुल 7 राजधानियां रही है। नागदा, आड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, सामड़, उदयपुर। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? तो राजस्थान के 2 क्षेत्र हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा किस नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश। पिलानी के पास नरड क्षेत्र को कहा जाता है? वागड़। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का। कोटा बूंदी का वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कोटा बूंदी के वर्तमान क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? मीणा जनजाति का शासन था। बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ? बूंदा मीणा के नाम पर हुआ। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कस्बा वंश से पहले यह किसका शासन था? मीणा और बड़ गुजरों का शासन था। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेवात नाम से जाना जाता है। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? मेव जाति का। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? खानवा के युद्ध में। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? काठल नाम से जाना जाता है। झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मालवा। शेखावटी क्षेत्र नाम से कौन कौन से क्षेत्र जाने जाते हैं? सूरू, सीकर, झुंझुनू। ब्यावर अजमेर क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा। इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें स्थान घटनाएं के संदर्भित समझने में सहयोग मिलता है, पुरातात्विक स्रोत। प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो घटियाला अभिलेख से प्रतिहारों की जानकारी मिलती। सोआन वंश के इतिहास की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें शीरुआ के अभिलेख से मिलती। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य किस वंश की जानकारी मिलती है? सोआन वंश की। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी की रचना है। हमीर महाकाव्य में हमें जानकारी मिलती है सोआन वंश अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय के। पश्चिम भारत की यात्रा किसकी रचना है? कर्नल जेम्स टोड। वंश भास्कर रचना है सूर्यमल मिश्रण की। वीर विनोद रचना श्यामल दास की। मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना विश्वेश्वर नाथ रेऊ की। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए? तो बनास, बेडस, गंभीरी, संबल नदी के किनारे। धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो तांबे का उपयोग किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा, गणेश्वर और आड़ से। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दृष्टवती और सरस्वती नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने वाले थे बीबी लाल और बी के थापर। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे है? गगर नदी के किनारे है। कालीबंगा में नालियाँ किससे बनी हुई थी? लकड़ी और ईंटों से नालियाँ बनी हुई थी कालीबंगा में। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था ईंटों का। कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहाँ पर बनी हुई थी? सबूतरों पर। कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? सिंधु सभ्यता के समान। कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? नगर की चार दीवारी के
बारकरसी की जाती थी। गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। तांबे के बैल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। कांस्य का दर्पण कालीबंगा से प्राप्त हुआ। किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना कंघा प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण माना जाता है? नदियों का पानी सूखने और मरुस्थलीकरण बढ़ने से। उदयपुर के धूलकूट का संबंध किस सभ्यता से है? आर्य सभ्यता से। किस स्थान को पहले ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? धूलकोट। धूलकोट की दीवारें किससे बनी होती थी? दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी होती। किस सभ्यता के मकान में हमें ससूले प्राप्त हुए? तो आर्य सभ्यता। एक परिवार में ससूले मिलना किसका प्रतीक है? सामूहिक परिवार का। कौन सी सभ्यता जहाँ उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता में प्राप्त हुए सूले किस प्रकार के हैं? भट्टी के आकार के। कौन सा स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? तो आर्य सभ्यता के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। आर्य सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग में रंगे हुए थे? लाल भूरे रंग में रंगे हुए थे। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से सभी किस्म के मणि ताम्र मुद्राएं 3 मोहरें प्राप्त हुई? तो आर्य सभ्यता से। धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर बसाए? गिलुंड और भगवानपुरा। उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? ताम्रपाषाण कालीन आर्य सभ्यता से। किस सभ्यता स्थल में 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए? तो बालाथल। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा किस सभ्यता के अवशेष मिले? लोहकालीन सभ्यता। लोह गलाने की भटिया कहाँ से प्राप्त हुई? बालाथल। बेराट जयपुर के अलावा किस स्थान पर बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले? बालाथल। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सीकर जिले से। नीम के थाना तहसील गणेश्वर सीकर। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र संचित संस्कृति। गणेश्वर से कौन से तांबे के उपकरण पश्चिम और मध्यम एशिया में निर्यात किया जाता था? तो दोहरी परतदार सिरा वाली तांबे की पिन। गणेश्वर सभ्यता से किस प्रकार की मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए? तो 2 प्रकार के। लोहकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो बेराट, सांबर, बागोर, हरेठ। लोहकालीन पुरातात्विक स्थल। बेराट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बेराट राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी का संबंध किस सभ्यता से है? बेराट सभ्यता से। महाभारत काल में बेराट को किस नाम से जाना जाता था? विराटनगर के नाम से। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था? विराटनगर में। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा बेराट। किस स्थान में अशोक के बाबरू शिलालेख और बौद्ध मठ अवशेष प्राप्त हुए? तो बेराट सभ्यता से। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे में 36 चांदी की मोहरें प्राप्त हुई? तो बेराट सभ्यता से। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं थी? तो 28 मुद्राएं। 36 चांदी की मुद्राएं में से कितनी मुद्राएं पंचमार्क की थी? तो 8 मुद्राएं। कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के सिने, आयुक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील, हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ? तो बेराट सभ्यता से। आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है 4 भागों पर। थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 12 जिलों में और 61% भाग पर फैला है। राजस्थान के 61% भाग जो थार का मरुस्थल है, इसमें कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल थार का मरुस्थल। राजस्थान के मरुस्थल के किस भाग का महामरुस्थल कहा जाता है? तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को महामरुस्थल कहा जाता है। किसी स्थानीय भाषा में दोहरे को कहा जाता है बालू का स्तूप।
थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में। मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौरी उच्च भूमि, अंत प्रवाही प्रदेश। राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में अरावली का विस्तार है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली है? तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग अरावली है। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात के खेड़ बर्मा से दिल्ली के रायसीना तक है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 752 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जा सकता है 2 भागों में। अरावली की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, जो लगभग 28%। राजस्थान की अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग निवास करता है। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 23% है। 23% क्षेत्रफल राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%। किस क्षेत्र को बीएड भूमि डांग क्षेत्र कहा जाता है? तो कोटा से धौलपुर के आसपास के क्षेत्र को। सपन का मैदान कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में माई और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित सपन का मैदान। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो हाड़ौती के पठार के नाम से। दक्षिण पूर्वी पठार भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7% है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% निवास करती है। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां हैं? तो राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां हैं। अरावली से पूर्व जयपुर उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपाद्र जलवायु। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु। दक्षिण में बांसवाड़ा, दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिले में जलवायु पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु। राजस्थान की प्रमुख ऋतु ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी आंधियाँ लू कहलाती है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती। किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? तो बंगाल के खाड़ी मानसून। दक्षिण पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? अरब सागर मानसून। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़, 100 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, 10 सेंटीमीटर वर्षा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, 150 सेंटीमीटर वर्षा। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? तो पश्चिम विक्षोभ से होती है। ये दोनों मोस्ट पर्सन है। मावठ किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गेहूं के लिए। जल संसाधन एवं संरक्षण। राजस्थान में जल विभाजक है अरावली पर्वतमाला। अफवा क्षेत्र के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है, उसे कहते हैं जल विभाजक रेखा। राजस्थान में अफवा तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों। बंगाल की खाड़ी अफवा तंत्र, अरब सागर अफवा तंत्र, आंतरिक अफवा तंत्र। राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती। यमुना नदी किस में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है? यमुना आगे गंगा में मिल जाती। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ लूनी, माई, साबरमती, पश्चिम बनास, उनकी सहायक नदियाँ अरब सागर में जल ले जाती। ऐसी नदियाँ जो समुद्र में पहुंचकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाती है, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियाँ घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, मेड़ा नदी। संबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है। राजस्थान की बारहमासी सबसे बड़ी लंबी नदी संबल नदी। संबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से। राजस्थान में संबल नदी का बहाव क्षेत्र भैंसरोडगढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। संबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 7 जिलों में बहती है।
राजस्थान का औद्योगिक नगर किस नगर को कहते हैं? कोटा को। कोटा किस नदी के किनारे? संबल नदी के किनारे। बनास नदी का उद्गम स्थल? राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियाँ। बनास नदी का बहाव क्षेत्र? राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। राजबना ने चित्तौड़ के भीलों को अजमेर के टोंके में सुआ कर दिए। बनास नदी संबल में किस स्थान पर मिलती है? तो सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर के निकट। बनास नदी है मौसमी नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास नदी के तट पर स्थित टोंक, सवाई माधोपुर। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ मैनाल, कोठारी, बेडस, खारी नदी। लूणी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो अजमेर से होता है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर में नागपाड़ियों से होता है। लूणी नदी का उद्गम किन दो धाराओं के मिलने से होता है? सरस्वती और साबरमती नामक दो धाराओं से। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर होते हुए कच्छ की खाड़ी में। लूणी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? तो बाड़मेर जिले के बालोतरा के निकट, अब वर्तमान बालोतरा जिले से। लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? जोजड़ी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सूकड़ी, सांगी, गुइया। ये लूणी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। माई नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। माई नदी राजस्थान के किन दो जिलों में बहती है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। माई नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सोम और जाखम। माई नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? खंबात की खाड़ी में। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है जयपुर। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियों से। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? बाणगंगा नदी का। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? बाणगंगा नदी को। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ से। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? तो हनुमानगढ़ से। घग्गर नदी कहाँ से भूमिगत हो जाती है? गंगानगर से। घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो सरस्वती की सहायक नदी मानी जाती। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा। संबल परियोजना किन दो राज्यों में संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। संबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए? 4 बांध बने हुए। संबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध गांधी सागर बांध। संबल नदी पर बना चित्तौड़ में कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। संबल नदी पर बना कोटा जिले में कौन सा बांध है? तो कोटा में 2 बांध है, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध। संबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। माई बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और गुजरात। संबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश। माई बजाज सागर बांध स्थित है बांसवाड़ा में। माई बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य पेयजल, जल विद्युत सिंचाई। बीसलपुर परियोजना का संबंध टोंक जिले से है। बीसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले के टोडा रायसिंह के पास। बीसलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल आपूर्ति होती है? जयपुर, अजमेर, टोंक। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों का संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन जिलों को फायदा मिलता है? तो बाड़मेर, जालोर में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती। जवाई बांध कहाँ पर स्थित है? जवाई बांध पाली में स्थित है। सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध किस जिले से है? सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध डूंगरपुर जिले से। मानसी वाकल परियोजना का संबंध उदयपुर से है। जाखम परियोजना का संबंध जाखम नदी बांध प्रतापगढ़ में।
परंपरागत जल स्रोत कुएं, बावड़िया, जोड़, टांके, खड़ी। गोवर्धन सागर और रस सागर झील स्थित है उदयपुर में। जानस सागर झील स्थित है उदयपुर में। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया? जयसमंद का। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया। विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद। जैसलमेर में स्थित झील का नाम क्या है? गड़ीसर झील। जोधपुर की प्रमुख झीलें हैं बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर। गैप सागर झील राजस्थान में किस जिले में है? डूंगरपुर में। कोलाई झील स्थित है बीकानेर में। सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? तो रूफटॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर माह में होती। रबी की फसल की कटाई मार्च अप्रैल माह में की जाती। प्रमुख रबी की फसलें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों। खरीफ की फसल की बुआई जुलाई अगस्त माह में की जाती। खरीफ की प्रमुख फसल कौन कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, मूंग। जायद की फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक। प्रमुख जायद की फसल खरबूज, तरबूज, ककड़ी। राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है? बाजरा, सरसों, ग्वार। ये देश में प्रथम स्थान पर। राजस्थान जो व सना उत्पादन में देश में किस स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान चना और जौ उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान। दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः खेती की जाती है मक्का की। दक्षिण राजस्थान में मुख्यतः मक्का की खेती की जाती है। राज्य में किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गंगानगर में होता है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से कितना हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? तो 17.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती। 35% राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में कितना प्रतिशत फसल की सिंचाई? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं और ट्यूबवेल से 66%। राजस्थान में नहरों से कितना प्रतिशत सिंचाई होती है? 33%। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किन साधनों से होती है? तालाबों से। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरा स्थान रखता है। भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में 11.27% है। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं में सर्वाधिक कमी हुई? ऊंट और गधों की संख्या में। वर्तमान पशु गणना के नवीनतम आंकड़े आ चुके हैं, आप उनका अध्ययन जरूर करना। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई? गाय और भैंस। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 67 प्रकार के। नवीनतम आंकड़े जरूर देखें। राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। कौन से खनिजों में राजस्थान एकाधिकार रखता है? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर में राजस्थान एक अधिकार रखता। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं अध्याय 9। राजस्थान की कुल साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार 66.11% है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79.19% है। राजस्थान में महिला साक्षरता 52.12% है। राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र में कितनी आबादी पर स्थापित किया जाता है? तो 1000 की आबादी पर उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है। राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी आबादी वाले क्षेत्र में किए जाते हैं? 30,000 की आबादी वाले क्षेत्र में। राजस्थान में 1 लाख की आबादी वाले स्थानों पर कौन से केंद्र स्थापित किए जाते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 लाख की आबादी पर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता कहाँ खोलाए जाते हैं? तो डाक विभाग में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए जाते हैं।
राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई धौलपुर। राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15। नवीनतम नाम NH 68, 11 और 62। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 71B। NH 71B का नया नाम NH 919। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? तो 2। उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल है? तो 5। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, 5 मंडल है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में। अध्याय 10वां लोक संस्कृति एवं कला। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधित्व बोली कितनी हैं? तो 4। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, आइरवाटी। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां कितनी हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गण और गौर शब्द किसका सूचक है? तो गण है शिव का और गौर है पार्वती का। सावन के महीने में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार तीज का त्यौहार। भादों की माह की कृष्ण पक्ष की तीज किस नाम से जाना जाता है? तो कजली तीज, सातुड़ी तीज। होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? शीतलाष्टमी। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सील की डूंगरी पर। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर है वल्लभ नगर कस्बे में। पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केला देवी का मेला स्थित है करौली में। केला देवी के करौली में स्थित मेले को कहा जाता है लक्खी मेला। केला देवी का मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। महावीर जी की मूर्ति का रंग लाल होता है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। हरियाली अमावस्या का मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत 1899 में हुई। हरियाली अमावस्या का मेला हरियाली अमावस्या को भरता है। ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए? तो ईरान से भारत आए। ख्वाजा साहब का उत्सव लगता है रजब माह की 1 से 7 तारीख को। वेरी मोस्ट पर्सन। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है डूंगरपुर जिले में माई सोम जाखम संगम पर। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी थी? तो करणी माता। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित किया जाता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक। बाबा रामदेव जी का मेला आयोजित होता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक। गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील की गलियाटोप कस्बे में। गलियाटोप उर्स किसकी मजार पर भरता है? तो फखरुद्दीन औला की मजार पर। किस मजार को मजार ए फकरी कहा जाता है? फखरुद्दीन औला की मजार। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गलियाकोट डूंगरपुर। राजस्थान के कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल है? तो रामदेव जी, बाबू जी, मैया जी, हड़बू जी, गोगा जी। इन्हें आप गोपा मेरा से भी याद रख सकते हैं। गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा मेड़ी स्थित है हनुमानगढ़ में। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है परबसर नागौर में। ऊँटों के देवता के रूप में पूजनीय पाबूजी महाराज। पाबूजी का मुख्य स्थान है पाबूमण। मीराबाई का जन्म हुआ मेड़थिया राठौड़ वंश में कुड़की गांव में। मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ? तो सिसोदिया वंश में भोजराज से। दयालदास ने कब अकबर से भेंट की? तो 1585 ईस्वी फतेहपुर सीकरी में। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी महाराज। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिंपासर नागौर में। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? कतरियासर बीकानेर में।
जसनाथ जी किससे प्रभावित थे? गोरखनाथ जी से, जो इनके गुरु भी थे। राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए लोगों को शिक्षा की अलग जगाई, श्रद्धानंद जी। श्रद्धानंद जी का संबंध किस स्थान से था? शेखावट। श्रद्धानंद जी ने देह त्याग कहाँ पर किया था? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। किस संत का आदर्श वाक्य स्वस्थता में ही ईश्वर का निवास है? श्रद्धानंद जी। श्रद्धानंद जी का आदर्श वाक्य स्वस्थता में ही ईश्वर का निवास है। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है बसी चित्तौड़। चित्तौड़ लकड़ी के बेवाण, कावड़, रंगाई सफाई के ठप्पे कहाँ बनाए जाते हैं? बच्ची। लकड़ी के खिलौने और कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध स्थान उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जेठाना। डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी और बीकानेर। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध मोलेला नाथ द्वारा राजसमंद। टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है अलवर और बाड़मेर में। लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर और जोधपुर। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। इसी के साथ हमारी आज की राजस्थान अध्ययन बुक सीरीज की श्रृंखला में राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की बुक के सभी अध्यायों का वन लाइन हमने अध्ययन किया था, जो यहीं समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो नियमित अध्ययन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।